डेवलपमेंट की बात करता है। उसको जाति से कुछ लेना देना नहीं है जी, उसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। उसे बिल्कुल। तो बहुत से विकास वोटर्स को चाहिए। हमने सुना भी है जिन्होंने कहा है कि जाति धर्म से परे हटकर विकास के नाम पर वो वोट कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, 3 सीटों पर आज मतदान है और 50% वोटिंग अभी तक दोपहर 1 बजे तक हो चुकी है। आगे भी जो अपडेट होगा हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हिमांशु जी रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। वहीं उम्मीदवारों की ओर से भी लगातार जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, निशित प्रमाणिक जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं कूच बिहार से, उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे सहयोगी रानिक दत्ता ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। Candidate and the Union Minister of State Home Department Nishit Pramanik and with us. Nishit ji, what is the present situation of Coach Bihar? देखिए, जितना पीसफुल इलेक्शन की हम लोगों ने कल्पना किया थे उतना नहीं हो रहा है, लेकिन पिछले बार से इस बार का जो चुनाव है उसमें काफ़ी शांति है और वायलेंस नहीं है, ऐसा नहीं, वायलेंस भी है। कुछ कुछ जगह पर टीएमसी दुष्कृतियों द्वारा वायलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो है कुछ एंटी सोशल गुंड्स ने हमारे कार्यकर्ता पर आक्रमण भी किया और उसके साथ साथ जो है मीडिया की एक जो है गाड़ी के ऊपर आक्रमण भी किया, उसका तोड़फोड़ किया गया। तो मैं कहूँगा जो प्रयास तो उन्होंने किया, टीएमसी का गुंडा और एंटी सोशल एलिमेंट्स ने प्रयास तो किया, लेकिन जनता के आगे टिक नहीं पाया और जनता यहाँ का जाग उठा है। वो वोटिंग परसेंटेज जो है वो बोल रहा है और लोग जो है अपना अधिकार खुद प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो पिछले बहुत दिनों से, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी लोग यहाँ पर वोट नहीं दे पाया और जो है कि लास्ट जो 2-3 चुनाव है यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था विधानसभा चुनाव के बाद, तब भी लोग अपना अधिकार प्रयोग नहीं कर पाए। तो उसका जवाब जनता दे रहा है। जो ये वायलेंस कर रहा है, इस वायलेंस का जवाब लोग दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, मोदी फैक्टर काम करेगा या ममता फैक्टर कोई इफेक्ट फैलेगा? डेफिनेटली मोदी जी तो है, देश का नेता है, देश का लीडर है, उनका नेतृत्व में मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ेगा। मार्जिन कैसा होगा? निश्चित रूप से अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले से मार्जिन तो ज़्यादा होने का संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से आशीर्वाद किया और यहाँ का जो स्थिति है आप लोगों ने देखा, जो वायलेंस है, वायलेंस का खिलाफ कड़ा जवाब इस बार जो है बंगाल की आम जनता देगा। आप तो बूथ में जा रहे हैं, तो बूथ में क्या सिचुएशन है, क्या देख रहे हैं? काफी बूथ में सुबह स्थिति थोड़ा खराब हुआ था, लेकिन हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ बात करके उन सभी बूथों में अत्यंत द्रुतता के साथ स्थिति अंडर कंट्रोल करने का प्रयास भी किया। 100 के ऊपर कंप्लेन एक ही कुछ ही घंटे के अंदर। डेफिनेटली हम लोगों ने सोचा था कि इतना कंप्लेन का जरूरत नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हो रहा है, कंप्लेन भी हो रहा है। Exactly. Coach Bihar candidate Nishit Pramanik talking with us and told that Modi factor is here, and in Coach Bihar the vote is now peaceful and the voting percentage is called that Coach Bihar is voting right now. He is expecting that margin is increasing in this year. With the video journalist Avinash, it's Ronik Datto reporting from Coach Bihar. हमारे सहयोगी रैनिक की रिपोर्ट आपने देखी। अब हम देवप्रयाग लिए चलते हैं आपको। देवप्रयाग से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी ज़रा अपडेट ले लेते हैं। संजय, क्या हलचल है, किस तरह से क्या देख रहे हैं वोटिंग परसेंट, लोगों का रुझान वहाँ पर वोटिंग को लेकर? देखिए, उत्तराखंड में चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। यहाँ पे केवल लोकसभा की 5 सीटें हैं और उन 5 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट यहाँ की जो पौड़ी गढ़वाल है ये माना जा रहा है और हम लोग पौड़ी गढ़वाल के लोकसभा क्षेत्र में ही खड़े हैं। सुबह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो जिस तरह से सुबह रुझान दिखा था, जो उत्साह दिखा था, वह धूप होने के कारण शांत हो गया था। अब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 4 बजे से लेकर के जो अंतिम चरण होगा उस समय पीक पकड़ेगा और परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन इस समय आप ये कह सकते हैं कि जो लोगों की उम्मीदें थी उस उम्मीदों से कम मतदान का परसेंटेज है, तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला हो रहा है। दोनों पार्टियों को, लोगों से हम लोगों ने बात की, वह कि इसे मौसम की ही मार बता रहे हैं
कि दिन में आज इतनी गर्मी थी कि लोगों को निकलना दुर्लभ था। तो ऐसे में ये आदमी मान के चल रहा है कि हो सकता है, हम लोग इसी इंतजार में हैं कि 4 बजे के बाद एक बार फिर से जैसे सुबह लाइन लगा बिल्कुल करके संजय, लोगों ने क्योंकि जो अपना बीजेपी के उत्साह उम्मीदवार हैं दिखाया था, अनिल मत बलूनी, दिया था। उन्होंने भी ये बात कही है कि वो पहले मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, उसके बाद जलपान उन्होंने किया है। लोगों से भी अपील की है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो वोटिंग परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं कि अगर लोग घरों से कम निकल रहे हैं तो जरूर ये हैरान करने वाला है, क्योंकि 5 सीटों पर कमल खिलाने की बात पुष्कर सिंह धामी भी कर चुके हैं। किस तरह की फाइट आप देख पा रहे हैं गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी के बीच यहाँ पर? देखिए मैम, अगर बात किया जाए, यहाँ 5 लोकसभा की सीटें हैं और 5 में सबसे महत्वपूर्ण पौड़ी गढ़वाल की सीट है, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल पे एक तरफ तो गोदियाल हैं, दूसरी तरफ अनिल बलूनी के आने से यहाँ की जो लड़ाई बड़ी रोचक हो गई है। और अनिल बलूनी पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े चेहरे हैं, हो सकता है जीत के बाद उनके महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जाए। तो यहाँ की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आप कह सकते हैं कि इस 5 सीटों में सबसे मजबूत लड़ाई, और सबसे अंत तक आप देखिएगा, परिणाम आने तक अंत तक यहाँ की लड़ाई लोगों के लिए रोचकता बढ़ाती रहेगी। कभी कोई आगे जाएगा, कभी कोई आगे जाएगा, अंत तक आप नहीं कह पाएंगे कि यहाँ विजय किसकी होगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि आईपीएल की तरह यहाँ पर ये मैच चल रहा है, मुकाबला चल रहा है। अजीत मेंदोला जी, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मेधावी छात्र हैं आज, क्योंकि एग्ज़ाम उनका हो रहा है तो नर्वस नहीं है। उनका ये कहना है कि हम बस इस बात का इंतज़ार करेंगे रिजल्ट के दौरान कि वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ जो मतदान उनके पक्ष में हुआ है, यानी जीत कितनी संख्या से होगी, कितने वोटों से होगी, इस पर उनका ध्यान केंद्रित है। इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे या आपको लगता है कि वाकई ऐसा माहौल बन गया है? अजीत जी। चुनाव थोड़ा अलग तो है, इसमें इनकार नहीं कर सकते आप। 2014, 2019, 2014 में एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी, जिसमें ये था कि भाई कांग्रेस को हराना है। 2019 में एक प्रधानमंत्री मोदी ने जो कार्यक्रम चलाए थे, उज्ज्वला योजना, शौचालय, पक्का घर, उसकी एक लहर थी। उसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो एक लहर थी, मतलब आंधी जैसा दिख रहा था कि एक तरफा इलेक्शन है। लेकिन इस बार वो लहर नहीं है, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। लेकिन अयोध्या की चर्चा जरूर है। अयोध्या में राम मंदिर में जो मूर्ति स्थापित हुई है उसकी चर्चा जरूर है। हर जगह बात करेंगे, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। अभी ये उत्तराखंड की मैं रिपोर्ट सुन रहा था, देवप्रयाग से बोल रहे, तो देवप्रयाग वो जगह है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, तो वहां से गंगा बनती है। तो उत्तराखंड का जो मामला है, उत्तराखंड का मामला सीधे वहाँ बिपिन रावत भी हैं। बिपिन रावत जो हमारे जो सीडीएस थे, जिनका निधन हो गया था, वो भी एक चुनावी मुद्दा बन गए वहाँ पे। अनिल बलूनी ने ही वो मुद्दा बनाया है। और अजीत डोभाल भी उसी जिले से आते हैं, गढ़वाल वाली लोकसभा सीट से, पौड़ी जिले से आते हैं। तो तमाम लोग ऐसे हैं वहाँ पे। अभी पीएमओ में कई अधिकारी हैं जो उत्तराखंड के ही हैं। तो उत्तराखंड के चुनाव में मुझे, हालांकि हमारे रिपोर्टर कह रहे थे हो सकता है उस फील्ड में उनको ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन मेरा ये मानना है वहां पर मोदी लहर, मोदी फैक्टर अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है उत्तराखंड के अंदर। तो वहां पर हालांकि इस बार जो गणेश गोदियाल हैं वो चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। वहां पर एक अंकिता भंडारी, एक केस हुआ था पिछले साल, उस इशू को लेकर कांग्रेस चल रही है। वो एक तरीके से वहां पर उसको मार दिया गया था उस लड़की को। तो वहां पे चुनाव को थोड़ा कोशिश कर रही है कांग्रेस लड़ने की। लेकिन मेरा अपना आकलन ये है कि वहां बीजेपी का पलड़ा काफी हद तक भारी रहने वाला है। बाकी रहा वोट परसेंटेज की बात, तो वोट परसेंटेज हर बार होता है क्योंकि चुनाव गर्मियों में हो रहा है, और गर्मी में अभी ये गर्मी का पीक नहीं आया, पीक अब मई में आएगा, जब अब जो दूसरा तीसरा चरण होगा वो देखने लायक गर्मी होती है। उस समय वो देखना पड़ेगा क्या परसेंटेज होता है। लेकिन अभी मेरा मानना है कि 4 बजे के बाद एक बार फिर से जो भीड़ निकलेगी वोटिंग के लिए, उसके बाद ये पिछले बार वाला जैसा वोटिंग परसेंटेज आता है, वो मेरे को लगता है पिछली बार 65-67 इसके आसपास ये जाना चाहिए। तो 4 बजे के बाद देखते हैं कि किस तरीके से लोग घरों से निकलते हैं। लेकिन चुनाव दिलचस्प हो रहा है, लहर नहीं है। लेकिन ये इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि अयोध्या की चर्चा है। अगर आप बात करते हैं तो अयोध्या चर्चा में है। जी बिल्कुल अजीत जी, 4 बजे से 6 बजे का जो समय होगा वो निश्चित तौर पर इम्पॉर्टेंट होगा। अगर हम मतदान की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं बस्तर से महेश कश्यप, उनसे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, जरा सुन बातें आप।
एस कश्यप भाजपा के प्रत्याशी हैं और हमारे साथ हैं। बिल्कुल देखिए, आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, आवाज़ भी जरूर दबी है। क्या लग रहा है, आप मतदान करने हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे? पहले तो बताइए। देखिए, मतदाताओं से मैं शुरू से अपील कर रहा हूं कि अपना मताधिकार का प्रयोग करें और 100% मतदान दें, ताकि हमारे भारत माता का गौरव जो मोदी जी जिस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, भारत को 2047 में विकसित राज्य बनाना है और बस्तर के लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है उसको कोई पूरा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है, उसको संवारने का भी काम भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए एक सरकार तो बन गया, डबल इंजन का सरकार बनेगा तो और तेजी से गति से विकास होगा और लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार मिलेगा। माहौल कैसा है आपका? माहौल आप स्वयं देख सकते हैं, जिस प्रकार से उत्साह माहौल है, भारी उत्साह है, भारी लोगों में उत्साह है और पूरे मतदाताओं पर भरोसा है, मेरे जैसे गांव गरीब किसान का बेटा के ऊपर, कि हमारे लिए कुछ कर सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आप देखा होगा, कभी ऊपर में जनेऊ पहनने वाले, कभी आलू पेड़ में पैदा होने वाला, दंतेश्वरी माई का नाम ले दंतेश्वरी माँ आया, इस टाइप के लोगों के ऊपर कोई बस्तर के लोग नहीं, पूरे देश के लोग भरोसा नहीं किए, तो हमारी भारतीय जनता पर बुरा भरोसा है। कवासी लखमा एक लोकप्रिय चेहरा है, उसके सामने आप हैं, आपके साथ आपके पीछे नरेंद्र मोदी हैं, क्या लगता है टक्कर देगी? देखिए, कवासी लखमा जिस प्रकार का बयानबाजी करके अपने आप को प्रसिद्धि पाना चाहता है, अपना लोकप्रिय बता रहा है, उससे उनका प्रसिद्धि नहीं बढ़ रहा है। हमारे युवाओं को, हमारे पढ़े लिखों को अपमानित झेलना पड़ रहा है, अपमान सहना पड़ रहा है। बस्तर के लोगों को छवि खराब हो रहा है जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहा है। कभी पुलिस को बोलता है कि धनुष तीर से मारो, कभी बोलता है कलेक्टर को कॉलर पकड़ो नेता बनोगे। भाई, उसको शिक्षा, अच्छे पढ़े लिखे बन के नेता बनेगे तभी तो हमारे देश का विकास। उसके जैसा नेता बन के क्या जैसे सुकमा जैसे क्षेत्र को रोड, सड़क, बिजली, पानी से वंचित होना पड़ा है, उनके चलते आज वहाँ के लोग जेल जाना पड़ा है, उन्हीं लोगों के चलते आज उनको गोली खाना पड़ रहा है। ऐसे नेता के ऊपर अपने आप को जो प्रसिद्धि बताने के लिए इस प्रकार से बयानबाजी के सोच रहा है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन वहाँ की युवाओं को जाके पूछिए कि उनका क्या बीत रहा है। बिल्कुल, आप थे महेश कश्यप और ये कतार में लग करके मतदान करने पहुंचे हैं और लाल महावीर साहू के साथ जगदीश सिंह, इंडिया न्यूज़, रायपुर। तो युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, बस्तर के विकास की बात कर रहे हैं। आलोक सर, बस्तर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और दूसरी बात यह है कि 3 बजे तक यहाँ 58% मतदान हुआ है, यानी वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा रहा, जबरदस्त उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। लोग जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ की समस्या है, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं और यही वजह आपको लगती है कि जो नाराजगी है आज भी, क्योंकि बीजापुर में कई जगह पर घटनाएं हुई हैं, हमला हुआ है, नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र से लोग चाहते हैं कि अब रोजगार की तरफ आगे बढ़ें, विकास की तरफ आगे बढ़ें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, 2019 के चुनाव में इस इलाके से ज्यादा सफलता नहीं मिली थी और इसी तरह विधानसभा चुनाव में लेकिन बिल्कुल पलड़ा उलट गया और भाजपा के लिए समर्थन मिला। इसलिए लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हम उन पार्टियों के साथ जो नक्सल का समर्थन कर, हिंसा का समर्थन करते हैं। कल ही सुप्रिया सुरे जो कांग्रेस की बड़ी प्रवक्ता हैं, कभी पत्रकार भी रही थी, और मैंने भूपेश बघेल, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि वो समर्थन कर रहे हैं कि नकली मुठभेड़ है। इसलिए आदिवासियों का बाहर निकलना, और मैं दंतेवाड़ा क्षेत्र में गया हूँ, बस्तर में पहले भी गया हूँ जब बहुत कठिन रास्ते होते थे और बाद में भी गया हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ के आदिवासियों के जो जनजीवन है उनमें जहाँ जहाँ सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था अर्धसैनिक बलों का हुआ है और उससे वहाँ अपना रोजगार करने लगे। आपको आश्चर्य होगा, और इसलिए मैं एक बात और जोड़ूंगा, आदिवासी क्षेत्र नहीं, पूरे देश में महिलाओं का, चूंकि हमारा समय सीमित है, सबसे बड़ा आज का भी संकेत है कि महिलाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर बस्तर और पूर्वोत्तर से लेकर के और दक्षिण तक महिलाएं ने सबसे अधिक वोट डाल रही हैं। तो महिलाओं का योगदान आदिवासी इलाकों में, क्योंकि उनको एक आत्मसुरक्षा का और स्वरोजगार का, वो मैंने हाट बाजार वहाँ जो लगता है उसमें, और उसके साथ ई रिक्शा चलाती है, 15-20 हज़ार रुपया कमा रही है, उनसे हमने बात की है। तो मैं ऐसा मानना है कि जो ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ वो चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हों, हम अपने बल पर रहें, हम हिंसा के तरीकों में हमें फंसा, उनको जबरदस्ती दबाया जाता था, मारा जाता था, हिंसा की जाती थी, घुसना मुश्किल था, सड़क नहीं बन सकती थी, स्कूल नहीं खुल सकते थे। आपको आश्चर्य हुआ, दंतेवाड़ा में 100 करोड़ रुपए की लागत का स्कूल है, जो नक्सल प्रभावित जो परिवार है उनके बच्चों को हॉस्टल के साथ उसको पढ़ाई होती है, और उनके स्कूल का कभी आप जाने का मौका मिले किसी को जो हमें सुन भी रहा हो, तो वो दिल्ली के डीपीएच स्कूल से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में भी और भारतीय म्यूजिक में भी। ये इस बात का सबूत है कि भारत के आदिवासी पूर्वोत्तर से लेकर के और कश्मीर से लेकर के बस्तर तक ज्यादा सशक्त हो रहे हैं।
बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं अरविंद जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में जिक्र करते हैं जो वल्नरेबल जो एक लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश तो हो रही है और वो भाषणों में, योजनाओं में दिखाई भी दे रही है। क्या लगता है आपको, कितना प्रभाव चुनावों में इसका देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा पहले मैंने कहा, प्रधानमंत्री और बीजेपी कैंपेनिंग में सबसे आगे हैं और सामान्य ढंग से यही लग रहा था कि कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मुकाबला अगर बनता और दिख रहा है तो उसकी वजह ये है कि 10 साल का परफॉर्मेंस भी सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से या भारत सरकार के पीआरओ और पीआईबी के कहने भर से लोग नहीं मानने वाले हैं। लोग अपने अनुभव के आधार पे इसको तय करेंगे कि उनका 10 साल में क्या चेंज हुआ, और वो बदलाव निश्चित रूप से 10 साल का पीरियड आप देखेंगे तो हमको एक दफे में तो 10 साल दिखता है, लेकिन जिनका जीवन इससे जुड़ा हुआ है उनके लिए रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म करने का ही असली मुद्दा था। और करप्शन लाइफ में जो CSBS का सर्वे भी बता रहा है कि करप्शन बढ़ गया, और हम सब अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि महंगाई भी बेरोक है, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। तो इसलिए प्रचार और कहने का एक मतलब है और अपना अनुभव एक है। तो असली चीज़ यही है कि चुनाव लोग इस अनुभव के आधार पे करते हैं या फिर एक सपना जो प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं या एक सपने के अनुसार जो आगे बढ़ रहे हैं, उस सपने में भरोसा अभी भी बरकरार रखते हैं 10 साल के बाद भी। ये देखना दिलचस्प होगा। काफ़ी सारे उम्मीदवार मैं मानता हूँ बीजेपी के, जैसे बिहार को मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ, दिल्ली को जान रहा हूँ, काफ़ी सारे उम्मीदवार शिलान्यास वाले हैं बीजेपी के, वो हैं या उनके बच्चे आ गए। तो शिलान्यास वाले उम्मीदवार अगर राम मंदिर बनने के बाद तक विराजमान, और वो एक ही नारा दिए जा रहे हैं कि देश को क्या कर देना है। 30 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है, 30 साल में पूरा जनरेशन नया आ गया। आपके बच्चे अगर चुनाव लड़ने की स्थिति में आ गए तो दूसरों के बच्चे भी उस स्थिति में होंगे। तो एक फटीग जो बीजेपी के पुराने कैंडिडेट से है, एक 10 साल के चीफ मिनिस्टर से है, वो असर करेगा ही करेगा। उसको आप जादू के असर से खत्म नहीं कर सकते। वो काम निश्चित रूप से देश में बहुत पड़ा है कि 10 साल क्या 15 साल 20 साल भी अगर कोई लग के करे तो वो काम खत्म नहीं होना, लेकिन काम उसी डायरेक्शन में हुआ है ये कहना अभी मुश्किल है। जिस डायरेक्शन में काम कितना हुआ है ये, क्योंकि ट्रेलर बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तमाम नेता कि अभी तक जो काम हुआ है वो केवल हमारा विजन आपने देखा है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना जो दिखाया जा रहा है, हिमांशु जी, उस पर भी क्या लोग भरोसा कर रहे हैं? जो युवा हैं, युवाओं की सोच, क्योंकि विकास के मुद्दे पर वो उनका ये कहना है कि वोट कर रहे हैं। आपको लगता है कि देश के भविष्य के बारे में सोचकर युवा वोट कर रहे हैं आज? देश के भविष्य के बारे में सोचकर, जैसे अरविंद जी ने बताया ना कि 20 साल बीत गए। हाँ सर, 20 साल बीत गए। जो मेरे बच्चे हैं वो आज वोट दे रहे हैं। 20 साल पहले मैं देता था, मेरे बच्चे थे, मगर आज जब मेरे बच्चे वोट देते हैं तो उनके दिमाग के एस्पिरेशंस है और उनको इस वक्त का जो विपक्ष है वो नहीं पाता। तकलीफ वहाँ है सर। तकलीफ कहाँ है? तकलीफ वहाँ है कि मोदी जी के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसके प्रति लोग विश्वास कर सके। जब मोदी जी कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो आज का युवा जो कि पहली बारी मत दे रहा है वो उनको मानने को तैयार होता है, क्योंकि उसने तो पहले दिन से, जब से उसके हाथ में सेलफोन आया तब से इंटरनेट देखा है। जब से उसके हाथ में सेलफोन आया उसने तो 4G देखा है। तो वो 4G के नीचे का कोई कुछ चाहता नहीं है। देखिए, ये एस्पिरेशनल इंडिया की बढ़ता एस्पिरेशनल है। जी बिल्कुल, बदलाव अगर देखते हैं लोग तो उस बदलाव पर भरोसा करते नहीं है। सही कह रहे हैं आप देखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अजीत मेंदोला जी हमारे साथ जुड़े थे। अजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार मतदान को लेकर लोग घरों से निकल रहे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 4 से 6 बजे का जो वक्त है वो एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गर्मी का समय है, लोग निकलेंगे बाहर और इस वक्त के बीच में वोटिंग % और बढ़ने की कहीं ना कहीं संभावना नजर आ रही है। तो महाकवरेज लगातार जारी। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। एसोसिएट स्पॉन्सर रॉयल ग्रीन।